प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं संजय सिंह परिहार, डायरेक्टर मिशन इंस्टीट्यूट। आज यूपीपी के संदर्भ में एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है जो एग्जाम को टारगेट बना करके है और लास्ट रिवीजन कह सकते हैं हम इसे। हमारी कोशिश होगी कि इस तरह के प्रश्न या ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षाओं में मिले ताकि आप बेहतर परिणाम ला सकें। आइए फटाफट तेजी से हम इसके आंसर्स को देखें। क्लासरूम टीचिंग का हिस्सा है जहां ऑफलाइन क्लास में सारी चीजें हो रही हैं और वो आप तक पहुंचाई जा रही हैं। आप भी रिवीजन कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। पहले विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खान बजाते थे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बहुत बार का रिपीटेड क्वेश्चन है। शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खान बनारस घराने से आते थे और इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। किससे किया गया? भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनका नाम याद रखिएगा। बहुत ही अच्छे विचारधारा के थे। जब ये जीवित थे तो ये कहते थे कि मैं विश्वनाथ जी के मंदिर में जाकर बैठता था। यानी हिंदू मुस्लिम परंपरा जो चल रही है, एकता थी, उसके प्रतीक के रूप में इनको बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और एक अच्छे व्यक्ति रहे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं तेजी से। प्रश्न पूछा जाए तभी उत्तर देंगे। मैं जानता हूं आपको प्रश्न मालूम है या आपको पहले देखने को मिले। चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका बेस्ट आंसर है आपका पत्रकारिता। बिल्कुल रट लीजिए। ये पहले विशेष क्वेश्चन होता था लेकिन अब एसएससी जीडी में, एसएससी में, सभी एग्जाम्स में आ रहा है, इसलिए ध्यान रखना है पत्रकारिता। नृत्य के, गायन के, विज्ञान के अलग अलग पुरस्कार है लेकिन चमेली देवी पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। खासतौर से ये महिला को दिया जाता है। महिला मीडिया कर्मी जो होते हैं उन्हें प्रदान किया जाता है। बिल्कुल रट लीजिए, कहीं तो सोचने की जरूरत नहीं है। फटाक से तीसरे क्वेश्चन पर आप आ जाइए। अब देखिए, भारत रत्न इनमें सबको मिला है। 2018 का 48वां भारत रत्न किसे प्रदान किया जाएगा? तो मिला सबको है लेकिन हमारे लिए जो प्रश्न है वो आपके सामने है प्रणब मुखर्जी। आंसर क्या हो जाएगा? प्रणब मुखर्जी। अभी 2-3 नाम और आपके सामने आ गए। एक आ गया कर्पूरी ठाकुर। नाम सुना आपने? उन्हें लेटेस्ट मिला है। ठीक है। इसके अलावा इसका नाम आ गया है लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम आ गया है। इनका नाम आ गया। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इनों के नाम क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों राजनीतिक हैं। ये बिहार की ओबीसी की राजनीति से जुड़े हुए आदमी हैं और लालकृष्ण आडवाणी जो है राम मंदिर से जुड़े हुए आदमी हैं। जो राम मंदिर आज प्रतिष्ठापित हुआ, जो हमारे चीजें वहां पर प्रतिष्ठा हुई, उसके पीछे यही व्यक्ति सबसे प्रमुख भूमिका है। नरेंद्र मोदी भी भले ही वहां पर जो है प्रतिष्ठा कर रहे हैं लेकिन इस व्यक्ति ने ही शुरुआत की, रथ यात्रा की शुरुआत करने की थी। और तब नरेंद्र मोदी बहुत छोटे व्यक्तित्व में थे। हाँ, ये अलग बात है कि उस रथ यात्रा में जो ये मंदिर का कार्य था उसके संचालन का अवसर उनको दिया गया, तो रूपरेखा तैयार करने में वो व्यक्ति रहे। तो ये महानतम व्यक्ति हैं भारतीय जनता पार्टी के और जो आज कुछ हुआ है उसके पीछे इनकी रूपरेखा है। इसका याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन आपको इस बार परीक्षा में मिल सकता है क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चन है तो परीक्षाओं में पूछा भी गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीपों का नाम परमाणु चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया? इसका आंसर है 21। बिल्कुल रट लीजिएगा, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है और 21 द्वीप जो है वहां पर किया गया। 1948 का ये भी याद रखिएगा, मेजर सोमनाथ शर्मा। ये नाम याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जाता है। सोमनाथ शर्मा मरणोपरांत सेना का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इनको दिया गया जम्मू एंड कश्मीर में कार्रवाई के लिए। मेजर सोमनाथ शर्मा को पहला परमवीर चक्र प्रदान किया गया जम्मू एंड कश्मीर में 1948 में। और ये जो है तीनों सेनाओं के लिए है, आर्मी के लिए है, नेवी के लिए है और एयरफोर्स के लिए है। इन तीनों सेनाओं के क्षेत्र में अदम्य साहस का परिचय देने के लिए, यानी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी अवार्ड है जहां पर आदमी कल्पना नहीं करता है उस जगह पर बहादुरी की क्षमता का होना, कि आखिरी बूंद तक लड़ने की हिम्मत होना, वो चीजें हैं। तो ये है। इसके अलावा 4 लोगों के नाम और याद रखिएगा। 1999 में इनको मिला है, 4 लोग हैं।
वह है राइफलमैन। हालांकि मैंने एक बार चर्चा की थी पहले, संजय कुमार। दूसरे हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। और 2 लोगों को मरणोपरांत मिला है, कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन मनोज पांडे। ये कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के हैं और ये यूपी के हैं, और इन दोनों को मरणोपरांत मिला है। तो ये लास्ट के 4 अवार्ड मिले हैं जिनके नाम हमने आपको बताए। दोनों राइफलमैन संजय कुमार और ब्रिगेडियर योगेंद्र यादव को जीवित मिला है और इन दोनों को मरणोपरांत मिला है। इस पर आपकी फिल्म भी बनी है। कौन सी फिल्म बनी है? शेरशाह, ये फिल्म बनी है और इसका टाइटल क्या था? दिल मांगे मोर। देखिए क्वेश्चन नहीं परीक्षा में जो बोर्ड में लिखा आज का है। तो ये याद रखिएगा, 21 जो है उनको सम्मानित करने के दृष्टिकोण से ऐसा किया गया और 21 द्वीपों का नामकरण किया गया। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है, आप ध्यान देंगे। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ भारत के कौन से उपराष्ट्रपति? तो याद रखिएगा कि 14वें उपराष्ट्रपति। अगर 15वीं की बात करें तो 15वें राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, यहाँ पर जब उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो 14वें, क्योंकि वहां पर एक उपराष्ट्रपति एक राष्ट्रपति महोदय बीच में ही खत्म हो गए थे। उनका नाम क्या था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो है वो बीच कार्यकाल में ही खत्म हो गए थे और उसके बाद बीबी गिरी फिर वहां पर राष्ट्रपति बने थे। यानी तीसरे राष्ट्रपति और भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, मैंने आपको बताया हुआ है। इस वजह से राष्ट्रपति में 15वां नंबर हो गया और यहाँ पर 14वां नंबर। क्लियर है? आइए क्वेश्चन पर आ जाइए। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन मूर्ख लोग गलत कर देते हैं। अब रहने वाला गलत कर दिया तो थोड़ा दुख की बात है। ठीक है, तो कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्ष में होता है? 12 वर्ष में होता है। ठीक है, अच्छा अर्ध कुंभ कितने वर्ष में होता है? 6 वर्ष में होता है। और हर वर्ष क्या होता है? प्रत्येक वर्ष जो है यहाँ पर प्रयागराज में होता है माघ मेला। तो इस समय क्या चल रहा है? माघ मेला चल रहा है, माघ मेला। अच्छा, ये इससे क्वेश्चन बनता है कि कितने स्थानों पर कुंभ लगता है? कहां कहां पर? प्रयागराज में लगता है और कहां लगता है? नासिक में लगता है और कहां लगता है? उज्जैन में लगता है और कहां लगता है? हरिद्वार में लगता है। अच्छा, प्रयागराज में क्या है? गंगा, जमुना और सरस्वती है। और नासिक में क्या है? गोदावरी है। और उज्जैन में क्या है? क्षिप्रा है। और हरिद्वार में क्या है? भागीरथी है। भागीरथी या गंगा है। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपसे क्वेश्चन वहां से पटक हो सकता है। समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश की जो है बूंदें गिरी थी 4 स्थानों पर। ये 4 स्थान जो है यहाँ पर अमृत कलश की बूंदें गिरी थी जब राहु केतु लेके भाग रहे थे। तो इसीलिए इन स्थानों को कहते हैं पवित्र शहर, पवित्र शहर, होली प्लेस। ठीक है, और इसीलिए अकबर ने इसका नाम रखा अल्लाहाबाद, यानी इतना महत्वपूर्ण स्थान जहां अल्लाह की उपस्थिति है, अल्लाह का वास है। तो ऐसे स्थान को उसको समझ में आ गया कि कितना महत्वपूर्ण शहर है, उसने ये नाम रख दिया। तो इस पर क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, है बहुत छोटे छोटे लेकिन ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। भारत के संविधान को अपनाए जाने के बाद पहला संशोधन कब किया गया? बहुत कॉमन क्वेश्चन में आता है, सीधा सीधा रट डालिए। 1951 में पहला संशोधन हुआ।
जो कि 26 जनवरी 1950 को तो लागू हुआ और 1951 में पहला संशोधन हुआ। और इस संशोधन से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से है। तो क्लियर हो रहा है? ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ से एक जगह से कनेक्ट नहीं होता, सब जगह से होता है, तो आपको रट लेना है। सीधे सीधे आपको प्रश्न मिलेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी आपकी मेहनत और ईश्वर की कृपा पर होगा। चलिए, जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों की कुल संख्या। अब ये इतना कॉमन क्वेश्चन है, बट लेकिन लोग गलत कराते हैं। जो ज्यादा ज्ञानी होता है वो गलत करता है। तो 24 है, 24 तीर्थंकर। अब पहला तीर्थंकर फर्स्ट कौन है? ऋषभ देव या आदिनाथ। और 23वें पूछा जाता है पार्श्वनाथ, ठीक है। और 24वें कौन से हैं? महावीर स्वामी। इन्होंने जैन धर्म की शुरुआत की, जैन विचारधारा, जैन परंपरा, ठीक है। भारत के विभाजन में इन चीजों का बड़ा रोल रहा। जो हमारी सनातन संस्कृति थी वो इनसे कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख सभी एक ही परंपरा से है। और इन तीनों में आप देखोगे तो क्षत्रिय समाज के लोगों का योगदान है, क्योंकि वो ब्राह्मण समाज से दुखी थे। और जो लड़ाई का मुद्दा था सर्वोच्चता, हम सुप्रीम है, हम सुप्रीम, यही तो बात समाज में हर जगह होता है। और इस सर्वोच्चता की आड़ में बौद्ध धर्म स्थापित हुआ कि नहीं, आप सर्वोच्च नहीं है, आप सामान्य व्यक्ति हैं। इसीलिए बौद्ध धर्म में कोई जातिगत मैटर नहीं है, कोई वहां जाति का मुद्दा नहीं है, आप कोई भी शामिल हो सकता है। तो एक सोच के साथ में हुआ, कुरीतियों के खिलाफ, कुप्रथाओं के खिलाफ ब्राह्मण धर्म में ये समस्या आ गई। सनातन धर्म में से ब्राह्मण धर्म भी कहा जाता है, क्योंकि ब्राह्मण इसका सुप्रीम बना रहा हमेशा। और इसकी बड़ी दिक्कत आई, बाद में क्या हुआ कि ब्राह्मण धर्म में भी जो लोग शामिल थे, सनातन धर्म में जो कमियां आई थी उनको दूर किया गया। तो फिर से सब सारी चीजें वैसी हो गई। एक समय भारत में बौद्ध धर्म बहुत बड़े लेवल पर स्थापित हो गया। तो चीजें ये सब एक ही शाखाएं हैं, थोड़े थोड़े मतभेद की वजह से अलग अलग हुए हैं, कोई और बड़ी भारी बात नहीं है। इस सब ने देवताओं के अस्तित्व को माना है, भगवान को माना है, ईश्वर को माना है। ये अलग बात है कि इनकी गुरु परंपरा में इनका भी सम्मान हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को मानने से मना कर दिया। चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, तीनों में नाम है, आप उठा के देख लीजिएगा, आपको मानते हैं। तो कोई ऐसा वो नहीं। तो इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस को याद रखिएगा, पहला, 23वां और 24वां, इसको याद रखिएगा। क्लियर हो रहा है? आज अगर तीनों धर्म भारत के मिल जाए तो हम दुनिया का सबसे बड़ा देश बन जाएंगे धार्मिक मुद्दे। 106 कंट्री में बौद्ध धर्म है, भारत में उतना नहीं। सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा भारत, सनातन। लेकिन अब वो नहीं हो पाया। हो सकता है आने वाले समय में हमारे जैसे महान लोग कुछ करें तो कुछ करें। चलिए, मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। बहुत साधारण प्रश्न है, अब इसको कहिए कोई पढ़ाए आपको बताए तो कोई मतलब नहीं। बाबर जब यहाँ आया था तो पूरे भारत में भ्रमण किया उसने जमीनी लड़ाई लड़ी, उसने जमीनी संघर्ष किया। तो उसके बावजूद उसने किताब लिखी अपनी, उस किताब में से सारी बातें बताई कि भारत के लोग कैसे हैं, भारत की संस्कृति कैसी है, सब कुछ उसने बताया। तो किताब कौन सी थी? ठीक है, पढ़ा लिखा था वो, गधा नहीं था, वो अकबर की तरह अनपढ़ नहीं था, पढ़ा लिखा आदमी था। हुमायूं भी पढ़ा लिखा था, हुमायूं बहुत पढ़ा लिखा था, उसका पढ़ने लिखने में ही मन लगता था। और हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? पुस्तकालय की सीढ़ियों से क्वेश्चन है परीक्षा के लिए, ध्यान रखिएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये पढ़े लिखे थे। आ जाइए, इनमें से कौन सी नस्ल की गाय अधिक दूध देने वाली? हॉलस्टीन फ्रीजियन नाम है इसका। क्या है नाम? फ्रीजियन। काले धब्बे होते हैं, सफेद काली में सफेद धब्बे होते हैं, ठीक है। इस तरह से होती है ये जमुनापारी है, ये बकरी की नस्ल है। किसकी नस्ल है? बकरी की है। मुर्रा कौन सी है? भैंस है। मैं देखिए मुर्रा भैंस होती है। और काठियावाड़ी क्या होता है? घोड़ा होते हैं। ये सबकी अलग अलग चीजें हैं। तो आपसे पूछा गया है गाय की अधिक,
ये जो हॉलस्टीन फ्रीजियन है, मैंने आपको पढ़ाया भी था, इसे कहते हैं मिल्किंग मशीन। क्या कहते हैं? मिल्किंग मशीन। मिल्किंग मशीन के रूप में देखा जाता है। कई स्थानों पर 150 लीटर का पर डे का रिकॉर्ड इसका मेंटेन हुआ है। कई जगह पर 150 लीटर पर डे दूध दिया। क्वालिटेटिव दूध है। दूध की हालांकि बहुत सारी नस्लें हैं। अगर वैसे पढ़ते हैं अगर पशुपालन की तरफ, तो आर्टिकल कौन सा है? 48। पशुपालन है अनुच्छेद 48। ये भी ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। और उस समय जब मैं 48 पढ़ा रहा था, मुझे चेक की थी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। उत्कृष्ट नस्ल का गेहूं कौन सा है? बिल्कुल रट लीजिए। ये गर्मा रोजा परीक्षा पूछा जा रहा है, इसको रट लेना है। और ये मैक्सिको से आया है। मैक्सिको। ये ड्वार्फ है, बौना, बौनी प्रजाति है। कौन सी प्रजाति है? बौनी प्रजाति है। उत्पादन अधिक है और बौनी प्रजाति का गेहूं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो रट डालना है। चलिए, एक बार बस दिमाग में सेट कर लीजिए, इसके बाद ज्यादा सोचने समझने की होती है। आप भी पढ़ रहे हैं, भीम ऐप से क्वेश्चन बन सकता है। भीम ऐप संबंधित है किससे? डिजिटल भुगतान से संबंधित है। किससे है? डिजिटल भुगतान। आजकल कैसा भुगतान हो रहा है सब जगह? सब। भारत में जो है बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब इसके लिए इसको श्रेय मिले या मिले अलग बात है, लेकिन बहुत बड़ा काम है। आज अच्छा, कौन से बैंक को आरबीआई ने मना किया है अभी काम करने के लिए? पेटीएम को ध्यान रखिएगा। पेटीएम पर जो है रिस्ट्रिक्शंस आए हैं कुछ, ऐसा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, किस बैंक पर डिजिटल भुगतान के लिए दिक्कतें आई हैं, तो वो है पेटीएम। तो डिजिटल भुगतान के लिए सबसे अच्छा ऐप भारत सरकार का ऐप, भारतीय व्यवस्था का ऐप है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा भीम का? किसी को मालूम है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, तो भीम ऐप को याद रखिएगा, डिजिटल भुगतान के लिए है। डिजिटल भुगतान होते हैं और इसमें पैसा तो फंसता नहीं, फट से आपका अगर नहीं हो रहा है क्लियर, तो आपको पता चल जाता है। इस तरह की सुविधा इसमें है। तो ये बड़ा सिस्टम है देश का, और आज बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हैं। इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड के कई कंट्रीज में भी भीम ऐप काम कर रहा है। कई कंट्रीज में फैल गया, वहां से भुगतान हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि भारतीय भुगतान को, इससे पैसे को कन्वर्जन भी हो रहा है। और डॉलर में पे करना है तो डॉलर में हो जाएगा, पाउंड में करना है पाउंड में हो जाएगा। ऐप के थ्रू परिवर्तन हो रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। चंद्रयान 3 को लेकर दोस्तों हर हाल में मिलेगा, आपको ध्यान रखिएगा। बार बार इशारा कर रहा हूँ, आपको समझना चाहिए। चंद्रयान 3 भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये उपलब्धि कब हुई है? 14 जुलाई 2023 को। रट लेना है, बिल्कुल सोचना समझना कुछ नहीं इसके बारे में। और ये चंद्रयान 3 हमारे चंद्रमा के किस ध्रुव पर पहुंचा है? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है। ठीक है, रोजर प्रज्ञान का नाम सुना आपने? सबको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? पहला देश बन गया है, फर्स्ट। ये आपको याद रखना पड़ेगा, आपको तारीख याद रखनी पड़ेगी। और किस तारीख को पहुंचा है हमारा चंद्रयान? 23 अगस्त को पहुंचा है 2023 में। कितने बजे? 6:04 पर। कितने बजे पहुंचा है ये हमारा? ये टाइम भी आपको याद रखना चाहिए। क्लियर हो रहा है? इस समय हमारे इसरो के अध्यक्ष कौन है? सोमनाथ का नाम भी याद रखना चाहिए। ये भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हमसे गलती नहीं होना चाहिए। क्लियर है मेरे भाई? ये बिल्कुल सीधा सीधा है, फास्ट है, बिल्कुल एक बार दिमाग में सेट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा जी, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, ये आपका आंसर है। पहले अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। रंगनाथ मिश्रा। तब पूछा जाए तो आपको रंगनाथ मिश्रा जी में लगाना है, वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा। दोनों मिश्र हैं, याद रखना। राजीव गौबा के हैं, ये कैबिनेट सचिव है। कैबिनेट सचिव सीनियर आईएएस होता है।
सीनियर आईएएस, भारत का सबसे सीनियर आईएएस का पद अगर देखा जाए तो कैबिनेट सचिव का है, प्रधानमंत्री की मीटिंग में बैठता है, ठीक है। और राजीव कुमार क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी बोलते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ये क्वेश्चन इससे मिलेगा आपको, मिला लीजिएगा पेपर, 4 में से क्वेश्चन आपको इससे मिलेगा। 15वें वित्त आयोग, वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं ये, एनके सिंह, ठीक है ना, इसका याद रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर तो आपका ये है, लेकिन सबको भी याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, सीधा सीधा क्वेश्चन है, करंट के नाम पर आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए एक बार अभी देख लीजिएगा, एक बार जो है चैनल पे जो चलेगा उसमें देख लीजिएगा। विश्व विख्यात खजुराहो मूर्ति कला कहां पर देखी जा सकती है? एक क्वेश्चन यहां से रहेगा, मध्य प्रदेश से देखी जा सकती है। मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है? छतरपुर, छतरपुर। और यहाँ पर जो है इससे क्वेश्चन किस शैली में बने हैं? नागर शैली। नागर शैली में अभी लेटेस्ट मंदिर कौन सा बना है? राम मंदिर, ठीक है। ऊंचे चबूतरे के ऊपर इसको बनाया जाता है, इस तरह से याद रखेंगे। अच्छा, ये जो खजुराहो मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया? चंदेल शासकों ने। चंदेल शासकों में किसने कराया? धंग और गण, धंग और गण ने कराया। मंदिरों के बाहरी क्षेत्र में, अगर ये मंदिर के बाहरी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में नग्न चित्र है, नग्न मूर्तियां हैं, और काम क्रिया करते हुए, शारीरिक संबंध बनाते हुए चित्रों को अंकित किया गया है, कामुकता का प्रदर्शन किया है। लेकिन मंदिर के अंदर सीधे जब भी जाके देखेंगे तो यहाँ पर या तो भगवान शिव है, कंदरिया महादेव, मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है, कंदरिया महादेव का मंदिर है वहां पर, और चतुर्भुज ममोलिया का मंदिर है, ये कंदारिया महादेव नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है कहां पर है। चतुर्भुज ममोलिया, ये मंदिर वहां पर है। जैन धर्म के संदर्भ में, हिंदू धर्म के संदर्भ में मंदिर है। तो ये अंदर जब जाएंगे तो वहां पर सिर्फ भगवान है, लेकिन बाहर की दुनिया में इस तरह की चीजें हैं। शायद चंदेल शासकों का ये मानना था कि बाहर की दुनिया इन सब चीजों से मिलकर बनी है, लेकिन जब अंतःकरण में प्रवेश करते हैं तो वहां सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है, शुद्ध सत्ता है, शुद्ध आत्मा है, शुद्ध ब्रह्म है। इस चीज को लेकर उन्होंने कहा होगा और इसी चीज को लेकर उन्होंने ऐसा किया। विद्वानों में यही मानना है कि उस समय जो चंदेल समाज था वो बहुत धार्मिक हो गया था, और वजह से बच्चे नहीं पैदा हो रहे थे, लोगों का इंटरेस्ट इन चीजों से दूर हो गया था। तो आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि सारा समाज ही बदल जाए, खत्म हो जाए, तो उनके अंदर इस प्रवृत्ति को जन्म दिया जाए, इसलिए ही मूर्तियां बनवाई गई थी, ऐसा विद्वानों का मानना है। यथार्थ क्या है ना, हम थे वहां पर, नाम थे, मान चले कि धर्म और गढ़ ने इसका निर्माण कराया। चंदेल शासक है, छतरपुर जिला है, कंदारिया महादेव मंदिर है, चतुर्भुज ममोलिया है, और इन सारी चीजें याद हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट उत्पाद नहीं है? ठीक है, जैसे लाख है, लाख भी कीट के द्वारा बनता है, लाख का कीट होता है। शहद आप देखते हैं, मधुमक्खी कीट होता है। रेशम का भी प्यूपा होते हैं, और उनके माध्यम से उसको बनाया जाता है, उबाल उबाल करके रेशम निकाला जाता है। लेकिन केसर शुद्ध रूप से प्रकृति में पाया जाता है ठंडे क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में शुद्ध रूप से जमीन में उगता है। छोटे छोटे फूल होते हैं, उसके रेशों को तोड़कर रख दिया जाता है। बहुत महंगा है और बहुत हल्का है, इसीलिए बहुत महंगा हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है, ये सीधे प्रकृति से हमें प्राप्त होता है। ये सब कीट उत्पाद है, याद रखिएगा। जहां विस्तार की आवश्यकता होगी वहां बताएंगे, जहां नहीं आवश्यकता है वहां पे सीधे क्वेश्चन पर आएंगे। क्लियर है? क्योंकि लक्ष्य हमारा ज्यादा देखना। विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है 31 मई को मनाया जाता है। तो अब यहाँ पर जो और डेट्स दी गई है, दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट, है ना। तो 1 मई को क्या मनाते हैं? श्रमिक दिवस।
अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेबर डे। ठीक है। 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? एड्स डे। और 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं? ह्यूमन राइट्स डे। ह्यूमन राइट्स डे, याद रखना है। ठीक है। ये इस तरह से 4 क्वेश्चन आपके सामने है। अब कुछ आ जाए एसएमएस तो अपने हिसाब से मैनेज करिएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए फटाफट। युद्ध में बहादुरी व साहस के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। अब तो आप जान ही चुके हैं, इसको भी मिला ही था, आपने देखा। तो सबसे बड़ा पुरस्कार है परमवीर चक्र, जिसे कहते हैं पीवीसी। ठीक है, जीवित या मानवता। दूसरा जो है बड़ा पुरस्कार है अशोक चक्र, जिसे बोलते हैं एसी शॉर्ट में। अशोक चक्र इक्विवेलेंट टू परमवीर चक्र है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि यह युद्ध काल में दिया जाता है या शांति काल में दिया जाता है। दोनों में बहादुरी है, लेकिन एक बड़ा अंतर और है, ये सिर्फ सेना के अफसर को मिलेगा या सेना के सिपाही को मिलेगा, ये पुलिस वालों को भी मिल सकता है। पुलिस वालों को जैसे ये जब भी मिला है तो आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को ही मिला है, लेकिन ये मिला है तो ये सेना को मिला है, आर्मी को मिला है, नेवी को मिला है। इसके अलावा जो है ये पैरामिलिट्री के लोगों को भी मिला है, इसके अलावा ये पुलिस के लोगों को भी मिला है। यानी अशोक चक्र पुलिस का व्यक्ति भी पा सकता है, पाया है। जैसे कौन पाया है? जब 26/11 वाला अटैक हुआ था, याद आ रहा है? तो उसमें मुंबई पुलिस के जो चीफ थे उनका नाम था हेमंत करकरे, आईपीएस, एटीएस चीफ थे। उसमें जो ऑफिसर था कामटे आईपीएस, और उसमें जो इंस्पेक्टर था सावस्कर, इन तीनों लोगों को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। और सेना का ऑपरेशन चला था तो उसमें मेजर संदीप उन्नीकृष्ण को भी अशोक चक्र दिया गया। यानी मेजर संदीप उन्नीकृष्ण को मिल रहा है और तीनों पुलिस के अधिकारियों को मिल रहा है, सब मतलब पुलिस को भी मिलता है। क्लियर हो रहा है? ये क्या है? शांति काल है। कौन सा काल है? शांति काल। ये कौन सा है? युद्ध के दौरान ही मिलेगा। क्लियर हो गया? महावीर चक्र की श्रेणी इससे नीचे है, कीर्ति चक्र इससे नीचे है, इनको थोड़ा सा और नीचे है। बहादुरी के सभी पुरस्कार है, लेकिन ये सबसे ऊपर है और वो भी सबसे ऊपर है, लेकिन दोनों का एरिया अलग अलग है, इसलिए याद रखिएगा। निर्मलमा दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? अच्छा, ये वहीदा रहमान को जानते होंगे आप, हीरोइन रही हैं। इनको ये प्रदान किया गया। दादा साहब फाल्के जो अवार्ड है, ये दादा साहब फाल्के की याद में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के को जो है फिल्म जगत का वयोवृद्ध व्यक्ति माना जाता है। वयोवृद्ध व्यक्ति यानी भारत में जो फिल्म की शुरुआत हुई, वो शुरुआत करने वाले व्यक्ति हैं दादा साहब फाल्के। तो ये पुरस्कार उनकी याद में भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। ये कोई संस्था नहीं, भारत सरकार प्रदान करती है। तो ये बहुत बड़ा पुरस्कार है, वहीदा रहमान जी को प्राप्त हुआ। तो सोचना ही नहीं है कुछ, जो तुमको अभी बताया जा रहा है तो उतना ही पढ़ो। हो सकता है ईश्वर की कृपा हो और वो चीजें आपको मिल जाए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है? राजस्थान। इसके बाद कौन है? मध्य प्रदेश। फिर कौन है? महाराष्ट्र। फिर कौन है? पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था सबसे बड़ा राज्य, जब छत्तीसगढ़ भी था, लेकिन अब राजस्थान राज्य सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये नंबर 1 पर हो गया, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया और नंबर 4 हो गया। आबादी के हिसाब से देखा जाए तो आबादी में ये नंबर 1 हो गया। यहाँ पर बहुत भयंकर आबादी है और इसलिए नंबर 1 पर हम लोग यहाँ पर। क्लियर हो रहा है? चलिए, भारत और पाक के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए 1972। क्यों याद कर रहे हैं? 1971 में भारत और पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें 95,000 पाकिस्तानियों ने 95,000 पाकिस्तानियों ने आत्मसमर्पण किया। 95,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया।
भारतीय वायुसेना के जहाज ऊपर उड़ रहे थे, सेना ने चारों तरफ से घेर लिया था, पीछे से नेवल सिर्फ हमारे रेडी थे, कहीं से निकलने की व्यवस्था नहीं थी। दो ऑप्शन थे, आत्मसमर्पण या मौत। तो उस समय जनरल अरोड़ा भारतीय सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और अभी जो फिल्म आई है मानेकशा टॉप पर थे, अधीनस्थ कैटेगरी में ये थे, और वहां से नियाजी इन लोगों की भूमिका थी। और 1972 में इसी वजह से शिमला समझौता हुआ और ये जो देश बना है पूर्वी पाकिस्तान। आप जब देखते हो कि ऐसे करके ये जो एरिया है यहां से ऐसे ऐसे ये मेघालय निकाल दें तो ये पूरा का पूरा एरिया ये पहले भारतीय क्षेत्र था, इसे कहते थे पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी बंगाल, और ये था हमारा पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल। जब भारत बटा तो ये पूर्वी बंगाल चला गया और बन गया पूर्वी पाकिस्तान। क्या बन गया? पूर्वी पाकिस्तान। और ये क्या हो गया? पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। यानी पाकिस्तान भारत के दो तरफ था, एक तो इस साइड में एक इस साइड में। तो ये जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र पूरा का पूरा जो है चारों तरफ से यहाँ भारतीय सेनाएं चल रही थी, यहाँ भारतीय सेनाएं हर तरफ से। और समुद्र में, हिंद महासागर में अमेरिका का जो है बेड़ा, नौसेना बेड़ा था। यहाँ हमारे रूस हमारे सपोर्ट में खड़ा था। अगर अमेरिका आगे बढ़ेगा तो रूस आगे हमारे सपोर्ट में आएगा। दोनों ही आगे नहीं बढ़े तो भारत ने आत्मसमर्पण कराया। और HFJ मानेकशा जो फिर हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उनके निर्देशन में पूरी कार्रवाई हुई और इस तरीके से ये बांग्लादेश बना। इसीलिए यहाँ पर क्या बना? बांग्लादेश। बांग्लादेश बना और भारत पहला देश था जिसने बांग्लादेश को मान्यता दी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो इस तरह से ये 1972 में समझौता हुआ। पाकिस्तान इसे कहीं भूल नहीं पाता है क्योंकि बहुत बड़ा दर्द है, एक बहुत बड़ी बात है, और दुनिया का सबसे बड़ा समझौता था और दुनिया का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। 95,000 सशस्त्र सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। ये बहुत अपमान की बात थी पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान कहां से संतुष्ट रहेगा? उनकी इच्छा थी जम्मू कश्मीर ले लें, वो नहीं मिल पाया उनको पूरा। उनकी इच्छा थी कि हम यहाँ पे पूरा निपटा दें, पाकिस्तान आगे तन बना के रखे अपना, वो नहीं कर पाए। तो दुखी तो रहेंगे ही ना। अब अपने में परेशानी, चुनाव हुआ है और जिसको चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री बना दें वो सीटें कम पाए, सीटें कम आई। और इमरान खान को हटाना चाह रहे थे, इमरान खान की 90 आ गई, वो 64 में सिमट गए। 50 में बिलावल भुट्टो है, भुट्टो तो सब मिलने के बाद भी नहीं वहां पे आंकड़ा पूरा हो पा। परेशान हंग असेंबली हो गई इस समय पाकिस्तान, बहुत अस्थिरता का समय चल रहा है। उधर से जो है अटैक हो रहे हैं, दूसरा अटैक मार दे रहा है वहां से, है ना। अब बलूचिस्तान अलग होने की इच्छा प्रकट कर रहा है। यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर क्षेत्र में जो गिलगित का एरिया है और जहाँ पीओके वाला क्षेत्र जो चला रहा है वहां अलग होने की अलग इच्छा प्रकट की जा रही है। पाकिस्तान बहुत खराब स्थिति में है इस समय, ऐसे में ही देश टूट जाया करते। फिलहाल हमारा उद्देश्य किसी के टूटने और बनाने का नहीं है, हम तो अखंड भारत का सपना देखते हैं, बाकी ईश्वर की जो इच्छा होगी देखा जाएगा। भारत की राष्ट्रीय फूल क्या है? कितना आसान प्रश्न है। अब कोई महामूर्ख चमेली लगा उसको गजरा जरा याद आ जाएगा, गुलाब लगा ले। आज मान लो सोचे कि हैप्पी वैलेंटाइन करना है, गुलाब दे दिया जाए तो ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? कमल। कमल को एक पवित्र पुष्प माना जाता है, प्राचीन काल से माना जाता है। आप देखिए ना कोई देवी देवता गुलाब पे बैठे ना चमेली पे बैठे, किससे बैठे? कमल बैठ जाते। बीजेपी वाले बहुत कलाकार इनको चिन्ह बनाने के लिए बहुत सोच समझ कर ढूंढ के चिन्ह रखा है कि ऐसा चिन्ह रखो जो आदमी के जनमानस के हृदय में बसा। देवियों के हाथ में है तो कमल है, बैठे हैं तो कमल में बैठे, है ना। तो ऐसा ढूंढ के ले आए और वो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। मतलब अच्छा, ये यहाँ पर ये इसका नाम है नेलंबो न्यूसीफेरा, वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, नेलंबो न्यूसीफेरा, ये नाम याद रखना, नेलंबो न्यूसीफेरा। बाबू गोजा जो है वहां पर याद कर लो, कोलंबो नेलंबो न्यूसीफेरा याद रखिएगा। सीधा सीधा प्रश्न आएगा तो बन जाए हम लोगों को क्या दिक्कत। ठीक है, पढ़ते समय किसी बात को 4-5 बार अपने मन में बोलते भी रहिए ताकि यही कहीं कंप्लीट हो जाए, कल का कोई करना रहे। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, WHO का पूरा नाम क्या है? कोविड के दौरान अगर आपको ये याद ना हुआ हो तो फिर क्या मतलब? इसने जान ली थी हम लोगों की पूरी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसके याद रखिएगा। चलिए फटाफट आगे आ जाए। बिल्कुल सीधा सीधा आने वाले प्रश्नों पर चर्चा हो रही है, एक एक बात को ध्यान से सुनते रहिए। आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो देख लेंगे। हृदय प्रत्यारोपण शल्य क्रिया करने वाला पहला डॉक्टर। अब ये जो बाकी लोग हैं, ये तो सब कहीं कोई पहाड़ पर चढ़ गया तो कोई राष्ट्रपति बन गया, एडमिट हिलेरी या मेयर, ये नहीं, ये है क्रिश्चियन बर्नार्ड। इन्होंने किया था पहला हृदय प्रत्यारोपण। और भारत में जिसने किया उसका नाम है डॉक्टर पी वेणुगोपालन। क्लियर है? पी वेणुगोपालन, इसको याद रखिएगा। ये आंसर क्वेश्चन मिलेगा आपको इस तरह का, गलत न करके आना। क्रिश्चियन बर्नार्ड अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहले व्यक्ति और भारत के पहले व्यक्ति हैं ये, पी वेणुगोपालन या गोपाल गोपालन, एक ही बात। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 25 पर क्रिकेट में अर्जुन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो आप इसको बिल्कुल रट लेंगे तो बेहतर रहेगा। इन ऑप्शन में जो है बेस्ट आंसर आपका मोहम्मद शमी है। ये बॉल फेंकने का काम करते हैं, लेकिन इनकी बॉलों से कुछ काम नहीं कर पाई। विश्व स्तर के मैच में सब ऑस्ट्रेलिया से और भयंकर हारे हम लोग, है ना। बिल्कुल बहुत बेइज्जती के साथ हम लोगों ने हार को स्वीकार किया, लेकिन ऑप्शन हमारे पास नहीं है। खेल को खेल समझना चाहिए। जब हार जाते हैं तो ये भावना आती है, खेल गेम ओनली, मांगी बन गए गेम क्या। तो मोहम्मद शमी को याद रखिए, अर्जुन पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जो खिलाड़ी है, और जो प्रशिक्षक है उसे क्या दिया जाता है? उसे दिया जाता है द्रोणाचार्य। अगर हमको मिलना होगा तो क्या मिलेगा? हम खिलाड़ी वाले कहाँ हैं, नॉर्मल वाले हैं, फिर भी द्रोणाचार्य हमको। तुमको मिलना होगा तो क्या मिलेगा? अर्जुन मिल जाए। ठीक है, तो उसके याद रखना। क्वेश्चन नंबर 26, दामिनी ऐप संबंधित है। अभी सबके अलग अलग ऐप बने हैं, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है दामिनी के बारे में, तो दामिनी ऐप से बिजली चेतावनी 20 किलोमीटर के रेंज में अगर कहीं बिजली गिरने वाली है, ये दामिनी ऐप इंफॉर्म कर देता है। दामिनी ऐप बता देगा बिजली गिरने वाली है। 20 किलोमीटर बहुत बड़ा एरिया हो, सावधान पेड़ के पीछे ना खड़ गया। आदत आदमी इतना मूर्ख है हमारे यहाँ का आदमी कि जब पानी बरसेगा पेड़ थोड़े खड़े होंगे और बिजली पेड़ पे ही गिरती है। उस समय आपको कार में नहीं बैठना चाहिए। आप कहाँ जाए, आपकी समस्या ये भी है। बाहर खड़े हुए भीग जाएंगे, भीग जाओ, जलने से अच्छा है भीग जाओ, नहीं तो जो है चुरमुरा बन जाओगे और बिजली गिर जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता है कि 20 किलोमीटर की दूर में अगर बिजली गिरने की कहीं संभावना है तो ये ऐप इंफॉर्मेशन दे देता है। ये सीधा कनेक्टेड है, वहां से बिजली विभाग से भी कनेक्टेड है, पर्यावरण विभाग से कनेक्टेड है, और उसके माध्यम से वो सूचना दे देते हैं। क्लियर हो रहा है? अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। बहुत कॉमन क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ किस साल बना? किस तारीख को बना? 24 अक्टूबर को बना। ठीक है, 1945 में। और कितने अंक हैं? 6 अंक। 6 अंक तो रट लीजिए, इसको ज्यादा दिमाग लगाने होते हैं। ऑफिस कहां पर है? न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन द्वीप में, मैनहट्टन द्वीप में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन द्वीप है जहां पर है। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में। बस हो गया। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 23 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने की योजना की गई है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे। 23 अगस्त को हमारा जन्म दिवस भी। उस दिन जब नहीं पहुंच रहा था बहुत टेंशन में हम सोचे मेरे जन्मदिन के दिन जो है बवाल होने वाला है क्या। अगर ना पहुंचा दुनिया यही कहेगी आज देखो असफल हो गया। तो हम जब जन्मदिन हमारा आएगा तो हमको याद आएगा आज ही असफल हुआ। तो ईश्वर ने सुन ली हमारे साधारण आदमी की बात, और उस दिन हमारा
चंद्रयान-3 वहां पहुंच गया 6:04। ठीक है, तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बन गया नेशनल स्पेस डे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, 50 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, बाकी फिर कल कर लेंगे। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? अब ये बहुत बार का कॉमन क्वेश्चन हो गया है, तो इसको आप रख लीजिए। 10 दिसंबर को क्या होता है, 10 सितंबर क्या होता है, सब रटे रहना पड़ेगा, क्योंकि हमने आपको डेट्स वाला एक दिया हुआ है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप ही का तो नुकसान होगा। एक नजर डालना जरूरी, एक डेट से क्वेश्चन आपका आता है परीक्षा में, और एड्स, मानवाधिकार, ये सब ज्यादा पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखने की आवश्यकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? किसने की? कब हुई कह रहा हूं, तो एओ हुम, एओ हुम का नाम याद रखना आवश्यक है। और स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। कहां पर हुई थी? मुंबई में। मुंबई मुंबई कह रहे हैं, मुंबई, ठीक है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा। इन्होंने स्थापना की थी, लेकिन अध्यक्ष कौन थे? व्योमित्र बनर्जी। 1885 में गोकुलदास तेजपाल विद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी, संस्कृत विद्यालय में। तो ये मुंबई है, मुंबई 1885 याद रखिएगा। बाकी सर ने आपको पढ़ाई है तमाम समय के अंदर जो हो सका। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? अंग्रेजी में राइनो लिख दिया, वैसे गैंडा लिख दिया। राइनो की हिंदी क्या है? गैंडा। कहते ना गैंडा स्वामी हो गया, एक सींग वाला, सींग वाला, ध्यान रखना। असम राज्य कहां पर है? ये असम में है। और ये क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान। हम गए हैं राष्ट्रीय उद्यान में, देखा, बैठे रहते गैंडे, गैंडा बैठे अपना सुलाते रहते हैं, तो गैंडे गैंडे बैठे, अच्छा लगता है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे आके पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा सरकारी दस्तावेज सुमेलित नहीं है? और तो रट डाले हो अपना, पहले से आंसर दे देते, आंसर तो नहीं खोल के कोई बैठा है। परीक्षा टेस्ट में दिए गए क्वेश्चन है ना ये। ऑरेंज बुक कहां से ली गई है, कहां की है? ये है नीदरलैंड। बाकी ब्लू बुक जो है वो ब्रिटिश सरकार की है। येलो बुक जो है फ्रांस सरकार की है। व्हाइट पेपर जिसे कहते हैं श्वेत पत्र, अंग्रेजी में व्हाइट पेपर, हिंदी में श्वेत पत्र, तो वो है भारत सरकार का। यही परीक्षा में बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। लेकिन इस प्रश्न का आंसर आपका ये क्या सुमेलित नहीं है, ये भी ध्यान देना। परीक्षाओं में अक्सर ऐसे क्वेश्चन बहुत नुकसान कर देते हैं, ये नहीं पूछा जा रहा, तो नहीं पे ध्यान देना। हालांकि सिपाही का स्टैंडर्ड इतना बड़ा नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड अब कैसे कहा जाए, परीक्षा टाइट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा, है ना। अच्छा तैयार कर ले, क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 33, क्या सम्मिलित नहीं है? 200 रुपए की नोट, ठीक है। इस पर क्या होता है? यहाँ पर सांची के स्तूप की प्रतिमा है, सांची के स्तूप की प्रतिमा है, फोटो प्रतिमा नहीं, फोटो बनी है, सांची का स्तूप। और जो मंगलयान था ये 2000 के नोट में हुआ करता था, अब तो खत्म हो गया ना। अब तो सबसे बड़ा नोट 500 का हो गया ना, सबसे बड़ा नोट है 500। 1 रुपए से प्रारंभ होता है और सबसे बड़ा नोट है 500। तो अब ये बाकी सभी सम्मिलित है। 10 रुपए में कोणार्क का सूर्य मंदिर है, 20 रुपया में आपका क्या है, एलोरा की गुफाएं है, 500 रुपए में आपका लाल किला है, और 200 रुपया में सांची का स्तूप है। क्लियर हो रहा है? ये सारी चीजें हैं। आने वाले समय में महात्मा गांधी की चित्र के स्थान पर भी परिवर्तन होने की संभावना है। एपीजे अब्दुल कलाम का चित्र आने वाला है, हर नोट पे गांधी जी रहते हैं, तो ऐसे चर्चा है कि शायद आने वाले समय में कलाम साहब का चित्र, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? ये दादा भाई नौरोजी, ये बहुत जमीनी आदमी थे और इन्होंने ये ब्रिटिश संसद के भी सदस्य रहे हैं। याद रखिएगा, ब्रिटिश संसद में क्या रहे हैं, ये सदस्य रहे हैं। और इन्होंने क्या एक सिद्धांत दिया था, धन के निष्कासन का सिद्धांत, धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था इन्होंने, याद रखिएगा। इन्होंने कहा था कि भारत से पैसा निकाला जा रहा है तेजी से, अंग्रेज यहाँ कुछ करने नहीं आए, यहाँ के धन को निकालने आए हैं और उसी दिशा में तेजी से कार्य कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं और ये भारतीय इतिहास के एक महानतम व्यक्ति रहे हैं, पारसी समुदाय से हैं। क्वेश्चन नंबर 35, पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई? बहुत कॉमन है, हर बार संविधान पढ़ाते समय भी उल्लेख करता हूं। कब ली गई थी? ये ली गई थी 1929 में। कहां पर ली गई थी? लाहौर में, रावी नदी के तट पर। कौन था वहां पर अध्यक्ष और भूमिका निभा रहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कहा था पूर्ण स्वराज्य की बात की थी और ये 1930 से पहला स्वतंत्रता संग्राम मनाया गया, याद है कि नहीं? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। और डेट 26 जनवरी, याद रखिएगा, क्वेश्चन परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अब ये जरा कॉमन से क्वेश्चन बहुत आता है कि क्वेश्चन, ये सब बहुत रिलेटेड क्वेश्चन है और उम्मीद करिए कि इन्हीं में से आपको मिलेगा। बहुत ज्यादा उसमें हम क्या करें, मैं आप थोड़ी कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो आप मान चले कि मिलेगा। हर तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्शन में है। भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू की गई थी? 1959, 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के समय इसकी शुरुआत की गई। और राजस्थान के किस जगह से की गई? नागौर। इस प्रणाली के बनाने वाले कौन हैं? बलवंत राय मेहता। इन्होंने कितने स्तर की प्रणाली बनाई? 3 स्तरीय प्रणाली बनाई। सब बेसिक क्वेश्चन करना रहा है। और इस प्रणाली पंचायती राज सिस्टम को उल्लेख संविधान में कहाँ है? अनुच्छेद 40। कौन सी अनुसूची इससे जुड़ी है? सब क्वेश्चन ही रहे परीक्षा में। पंचायती राज सिस्टम के संदर्भ में और कौन सी समिति है? अशोक मेहता, अशोक मेहता, ठीक है। इतने मिल जाएंगे अपनी जो मिलने लायक है, परीक्षा के रिस्पॉन्स इतने में ही आपका काम हो जाए, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग आ जाए। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 किस सरकार से संबंधित है? ये मध्य प्रदेश सरकार है। मामा जी का प्रोजेक्ट, मामा जी पता नहीं कहां चले गए, क्योंकि बीजेपी में कभी कुछ होता ही नहीं, कोई सुप्रीम होते ही नहीं। कब कार्यकर्ता में बदल दिया जाए, कब मुख्यमंत्री बन जाए, पता ही नहीं चलता। भजन लाल शर्मा जी सामान्य कार्यकर्ता थे, अचानक मुख्यमंत्री। डॉक्टर मोहन यादव सामान्य कार्यकर्ता, भाग्य स्टार, अचानक यादव होना ही काम कर दिया। काउंटर है, पॉलिटिक्स है, राजनीति है, इसमें कोई किसी का नहीं है। हमारी पार्टी किससे आगे बढ़ेगी ये सोच होनी चाहिए, हमारी संस्था किससे आगे बढ़ेगी, हमारा परिवार किससे आगे बढ़ेगा, सोचना चाहिए। उसके लिए करना पड़ता तो करिए, तो क्या जरूरत है। तो डॉक्टर मोहन यादव अचानक उभर कर, चौहान जी ने लंबे समय से अपना बनाए थे माहौल मिनिस्टर। तो ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, बिल्कुल देखते रटे हुए रहो क्या पूरा? हाँ? हम बोला पसंद करिए।
तुम बोलो, मैं याद ना ये पूछने से पहले क्या तुम पढ़े, मैं पूछेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी है। वाइस चांसलर भी रहे हैं विश्वविद्यालयों के। और गिरीश चंद्र मुर्मू को आप जानते हैं, कौन है ये? CAG, राष्ट्रपति हैं तुम्हारे। मुर्मू देखे तो राष्ट्रपति होगा। राजीव गौबा कौन है? कैबिनेट सचिव है, अभी तो बताए थे। और मानस मिश्रा क्या है? एक राजनीतिक आदमी है, राजस्थान के। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया? मनोज सोनी। UPSC, संघ लोक सेवा आयोग, जहां से IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, उस आयोग के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 39, राज्य और मुख्यमंत्री में कौन सा सुमेलित नहीं है? डॉक्टर मोहनलाल यादव मध्य प्रदेश, सही है मामला। विष्णुदेव साय तेलंगाना, गलत है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के हैं। और तेलंगाना के कौन है? R रेड्डी। ठीक है, भजनलाल शर्मा राजस्थान सही है, और पूलाल गोहोमा मिजोरम सही है। यानी आपका जो क्वेश्चन था वो ये वाला, जो पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित ये नहीं है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा, तैयार कर लेना, सारा कर दिया हमने आपको। एक क्वेश्चन इससे आ रहा है, 4 सेट बनेंगे, किसके मिलेगा मुझे नहीं पता, ये आपको एक मिलने जा रहा है, इससे आप तैयार कर लीजिएगा। लेटेस्ट मामला है, आने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 40, बिल्कुल रट लीजिए, इसमें बहुत ज्यादा इंजीनियर बनने की आवश्यकता नहीं, बहुत अजीब अजीब नाम होते हैं। तो हमारे तुम्हारा नाम कौन सा है? अच्छा, संजय सिंह परिहार। विदेशी कोई आदमी बोले तो क्या उज्जवल तो बोले, तो ये क्या है? ये मतलब कोई वो जरूरी थोड़ी, रामेंद्र पांडे, अजीब सा लगता है। ऐसे उनके नाम है, कार्लोस अल्काराज है, जैस्पर रूड है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का आंसर क्या होगा? पुरुष सिंगल का नोवाक जोकोविच, बड़े खिलाड़ी हैं, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 41, भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है बैंगलोर, बैंगलोर में। बिल्कुल रट लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है, सिपाही के लिए तो रामबाण, बिल्कुल पूरे होने की संभावना है और आपको बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा दिन अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपको पता ही है 10 दिसंबर। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को क्या हुआ था? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, हिंदी में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, की सार्वभौमिक घोषणा, घोषणा इसी तारीख को यूएनओ के द्वारा की गई, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसी तारीख को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई। इसीलिए 10 तारीख को याद रखने के लिए ये दिन मनाया जाता है। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? चलिए, बाकी आपको 24 अक्टूबर याद है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दिवस है। 8 मार्च को क्या हुआ था? महिला दिवस है। याद रखिए, क्वेश्चन को तैयार रख लीजिएगा। अब चलिए फटाफट आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 43, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 2005। बिल्कुल रट लीजिए, 2005। इसे बोलते हैं RTI। इसने भारत में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, भ्रष्टाचार को कम करने में इसका योगदान है।
क्योंकि सूचना के अधिकार में आप सरकारी संस्थाओं से सारी चीजें पूछ सकते हैं जो उचित है। आप वो नहीं पूछ सकते जो देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई हो या गोपनीयता से जुड़ी हुई। जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है आप सब पूछ सकते हैं। इसीलिए देखो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सारे जजमेंट सारी चीजें ऑनलाइन कर रहे हैं। कोई भी कहीं से देख लो क्या है, जो भाई अपराध हुआ है तो अपराध सब जान रहे हैं ना, छुपा के क्यों काम करेंगे। इस तरह से सारी चीजें क्या हो रही है, सबके सामने आ रही हैं। और इसीलिए इस एक्ट का बहुत बड़ा रोल है, तो रट लीजिएगा इसको, कोई सोचने समझने की बहुत आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ? कौन? इसका बेस्ट आंसर आपका है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी। इनके साथ और भी किसी को मिला है व्यक्ति और? तो ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है खेल के क्षेत्र का। पारुल चौधरी जो है वो एथलीट हैं। मोहम्मद शमी के बारे में आप जानते हैं कि क्रिकेटर हैं। और ईशा सिंह जो है वो निशानेबाज। याद रखिएगा। और ये जो कौन खिलाड़ी हैं किसके हैं? बैडमिंटन। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 45, पुस्तक माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन? मोहनदास करमचंद गांधी। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? सत्य के साथ मेरे अंश प्रेम। तो मेरे इसका आंसर क्या होगा? गांधी जी कैसे इतनी बड़ी गलती कर रहे हो? तो ये इनकी आत्मकथा है पूरी, और ये लिखी गई है गुजराती भाषा में। ठीक है, इन्होंने गांधी जी ने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया है, गुजराती भाषा में लिखी है, तमाम भाषाओं में ट्रांसलेट होकर के दुनिया के लिए बड़ा ग्रंथ है। तो ये माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ पहले 28 रुपए की आती थी, अब तो 100-200 रुपए की आती होगी, है ना। तो चीजें समय के साथ बदलती रहती हैं। बहुत साल पहले मैंने पढ़ा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पर आ जाइए। कि मैंने आपको बताया था, बहुत चर्चा हुई थी, याद आ रहा होगा आपको। भारतीय महोत्सव की एक महत्वपूर्ण नदी है कौन सी? लूनी। याद करके लूनी। ठीक है, बाकी नर्मदा कृष्णा व्यास आप सब जानते हैं, सब चर्चा हो चुकी है विस्तार से, इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। लास्ट रिवीजन है, किसी प्रकार से एक बार देख लो, सीधा सीधा मिलना है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या। इसको याद रखिएगा। इसी के साथ साथ एक और संस्था है जिसे कहते हैं आईपीसीसी। इसका फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, ये इसके अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर आर.के. पचौरी, भारत के हैं पचौरी। और ये जो डॉक्टर आर.के. पचौरी है, ये भारत की एक संस्था के अध्यक्ष रहे हैं, टेली, इसे कहते हैं टाटा एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके अध्यक्ष रहे हैं, ये मुंबई में है। इसके अध्यक्ष रहे, उन्हें आईपीसीसी का अध्यक्ष बना दिया गया। और ये आईपीसीसी विश्व का एक बहुत बड़ा संगठन रहा, पैनल रहा, और इसमें पूरे विश्व के साइंटिस्ट शामिल रहे। जिसकी चौथी रिपोर्ट में कहा गया था कि विश्व के लिए खतरा है ग्लोबल वार्मिंग, और इसके द्वारा विश्व की तमाम परिस्थितियां, जैसे अचानक आपदाएं आना इसी का हिस्सा है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाना, जल स्तर का बढ़ जाना, ये सब घटनाएं आने वाले समय में घटित होने जा रही है। तो इस सब की रिपोर्ट देने वाली ये चौथी रिपोर्ट है आईपीसीसी की। टेरी को याद रखिएगा, डॉक्टर आर.के. पचौरी, सबको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48,
उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? जितने आदमी दिख रहे हैं सब मुख्यमंत्री थे, ठीक है। तो ये गोविंद बल्लभ पंत हमारे पहले मुख्यमंत्री थे। और सुचेता कृपलानी जी ये पहली महिला थी, ठीक है। और इनके बारे में आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी से थे, ये समाजवादी पार्टी से थे और रक्षा मंत्री तक बने, डिफेंस मिनिस्टर। इनकी अब सबसे बड़ी प्रगति यही रही, यहां तक पहुंचे। तो ये एक सामान्य जगह से निकले और अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करते हुए अपने प्रयासों से इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचे। वे साधारण स्कूल के मास्टर ही बने रह जाते, कार्य करने से ही कोई आदमी आगे बढ़ता है, अदरवाइज और कोई ऑप्शन नहीं है। सही जगह से आगे बढ़ना है तो वही तरीका है। 49 भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन है? अजीत डोभाल IPS। ये वो व्यक्ति है जिसने पाकिस्तान के अंदर काम किया। पाकिस्तान की एक एक चप्पे चप्पे की जानकारी है इसको, इसीलिए पाकिस्तान बहुत परेशान। पाकिस्तान को परेशान करने वाला एकमात्र यही आदमी है, इसी की पूरी पॉलिसी रहती है। अभी तो लोगों का ये भी मानना है, बहुत सारे विद्वान कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इतने आतंकवादी मारे गए वो रॉ ने मारे। बलूचिस्तान और सिंध प्रांत में जो उपद्रव हो रहा है उसमें रॉ का हाथ है। पाकिस्तान खुद चिल्ला चिल्ला क्या हमारे देश में आके कोई कैसे मार दे रहा है, गाड़ी उठा ले जा रहा है। भाई जो काम तुम करते हो वो दूसरा देश की भी तो पॉलिसी कर सकती है। हमेशा सत्य की राह पे चलने से चीजें समाप्त नहीं होती, कभी कभी टेक्निकल भी होना। इसलिए कहा जाता है बी टैक्टफुल, टैक्टफुल रहिए, जैसी परिस्थिति वैसा काम करिए और जहां देखा जाए वहां अपने हिसाब से काम करिए। तो अजीत डोभाल जी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है कि देश की सुरक्षा के संदर्भ में क्या होना चाहिए, उस जगह में बैठे तीनों सेनाओं के अध्यक्ष की मीटिंग कॉल करते हैं। ये साधारण आदमी नहीं, ठीक है। डायरेक्ट प्रधानमंत्री से बात करता है, ये नहीं कि बीच में कोई लिंक है, लिंक में कुछ नहीं, सीधे बात। तो ये बहुत बड़ा पद है और देश के लिए अच्छा जुड़ा हुआ पद है। आगे अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 50वें क्वेश्चन पर। सूर्य से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए किस यान को भेजा गया है? तो बिल्कुल रट लीजिए, आदित्य L1। ये सूर्य की कक्षा में रहेगा और वहां से हमें इंफॉर्मेशन भेजेगा। सूर्य के अंदर नहीं घुस जाएगा, वहां घुस जाएगा तो खत्म हो जाएगा, छू हो जाएगा, छू पता ही नहीं चलेगा। कक्षा में वहां से इंफॉर्मेशन भेज रहा है। और आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन पर चर्चा की है। क्लियर हुआ आपको? कुछ समझ में आया? रट डालिएगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद हम इसको अपलोड कर देंगे, तो अगर कहीं किसी को कोई तो फटाफट बढ़ा के देख लेना अपना। तो ये हो गया। कल हम लोग मिलेंगे तो लगभग 150 क्वेश्चन पर काम करेंगे। क्लियर हो रहा है? समय भी कम होने जा रहा है आपकी और क्लासेस भी कम हो रही है। ऐसे में हम चीजों को मैनेज करके चलेंगे ताकि बेहतर हो सके। तो आगे देखते हैं। जय हिंद।